के लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। मगर आज पूरे राज्य में उसके बारे में एक भी उपेक्षा से भरा शब्द कौन कह सकता था। वो जगह जहां सब कभी उसे घमंडी कहते थे, अब वहां पर सबसे ज्यादा इज्जत उसकी ही होती थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बदला लेने में कितना समय लगता है, मगर इस बात का ध्यान रखना कि वो दुश्मन को एक बार में ही नीचे गिरा दे। सौरभ ने अपना मुंह खोला, मगर वो एक शब्द भी नहीं कह पाया। आरुष सौरभ और देविका के लिए हंसते हुए चाय लेकर आया और उसने अपने होठों पर मुस्कान के साथ जेंटली कहा, क्या मेरे बड़े भाई ने अब तक कार्तिक की क्षमताओं पर विश्वास करना नहीं सीखा है? ये अभी कदम नहीं उठा रहा है क्योंकि ये चाहता है कि मैटर और आगे बढ़े, और हम इसके पीछे के असली दोषी के सामने आने तक का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम इससे डील करेंगे। क्या ये ज्यादा संतुष्टि से भरा नहीं होगा? सौरभ हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया। ये भले ही ज्यादा संतुष्टि से भरा हो, मगर अब जब र्यूमर्स इतनी तेजी से फैल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं, और वो शिष्य। आरुष हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपने भाई को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, जब कार्तिक अपना कदम उठाएगा तो पूरी सिचुएशन ही बदल जाएगी। सौरभ ने आह भरी और वो काफी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। देविका और आरुष के इस बारे में इतना शांत होने पर उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। देविका ने अचानक से पूछा, क्या हमें मौर्य सेना से कोई खबर मिली है? सौरभ सरप्राइज्ड हो गया था और उसने एक पल लेकर जवाब देते हुए कहा, मैंने सुना है कि वो 5 दिनों के बाद आएंगे। सौरभ ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। वो श्योर नहीं था कि चारुमती गुरुकुल ने जिस तरह से मैटर को हैंडल किया था उससे अशोक संतुष्ट था या नहीं। देविका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और आरुष ने जब कार्तिक के चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान देखी तो वो सरप्राइज्ड हो गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके चेहरे पर नाजुक फीचर्स थे और वो एक यंग यूथ था। तो उस हल्की सी मुस्कान को देखकर उसको अचानक से ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 5 दिन, ये काफी होंगे। देविका ने अपनी नजरों को नीचे किया और वो चाय के कप में ही अपने रिफ्लेक्शन को देख रही थी और उसकी आंखें अचानक से कामयाब होने की दृढ़ता से भर गई थीं। सौरभ थोड़ी देर वहां पर रुका और फिर वो वहां से चला गया, और जब वो वहां से गया तो उसका चेहरा अब भी चिंता से भरा हुआ था। आरुष अपने चिंतित भाई को वहां से जाते हुए देख रहा था और वो मुस्कुराया। ये मेरा भाई काफी मासूम मेंटालिटी का है। मुझे विश्वास है कि उसे इस छल के पीछे के असली अपराधी के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। उसने बोलते हुए अपने सर को अपनी मोड़ी हुई हथेली के ऊपर रखा। उसका हैंडसम चेहरा जेंटली मुस्कुरा रहा था और वो कार्तिक के चेहरे को देख रहा था। देविका ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया। उन बेवकूफों के अलावा जो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं और कौन हो सकता है? चारुमती गुरुकुल में इतने छोटे से समय में इतने सारे शिष्यों को भड़काना और उन अफवाहों को इतनी तेजी से फैलाना, उसके दिमाग में जो इंसान था उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। उसने पहले मुझे सौरभ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चुना, मगर अब मैं देख सकता हूँ कि उसने अपना टारगेट बदल दिया और वो अब मुझ पर अटैक कर रही है। देविका ने कोल्डली हंसते हुए कहा और वो अपने हाथ में कप को हिला रही थी। कप में चाय लहरा रही थी और कप में से हल्की खुशबू आ रही थी। उसका फेवर पाने में नाकामयाब होने और क्रूरता से बेइज्जती करवाने पर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसकी बहादुरी की प्रशंसा की जाए या वो काफी बेवकूफ थी। वो कोने में छुप गई थी और उसने बदला लेने के लिए इतना घटिया रास्ता चुना था। मुझे लगता है कि वो खुद को कोने में किया हुआ महसूस कर रही है, वरना वो ऐसा कुछ कभी नहीं करती। वो जरूर तुम्हारे इन चारों तरफ फैले दुश्मन से परेशान होने का इंतजार कर रही है, और जब कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा तो वो तुम्हारे आगे आएगी और तुम्हें इन नाजुक हालात से बाहर निकालने के लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ाएगी। आरुष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो अपनी सोच से खुश हो रहा था और जोर से हंस रहा था। साक्षी का घटिया तरीका सिर्फ उसके भोले भाई पर ही काम कर सकता था। देविका के ऊपर यह तरीका इस्तेमाल करना, ये सिर्फ बच्चों का खेल था और इसको जाल नहीं कहा जा सकता था। इसके बारे में थोड़ा सोचने पर ही उसको साफ साफ पता चल जाता था। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वो कैसे अपनी बेइज्जती कराने के लिए आती है, देविका ने जवाब दिया। उसकी आंखों में अचानक से ठंडी चमक आ गई थी। अगर साक्षी अपनी क्षमता का ज्यादा अंदाजा नहीं लगा रही है तो इसका मतलब है कि साक्षी साफ तौर पर देविका को कम आंक रही है। उसके खिलाफ स्कीम करना, साक्षी में इतना दिमाग नहीं है। 5 दिन बाद
मैं उसको एहसास कराऊंगा कि खुद का बचाव ना कर पाने का मतलब क्या होता है, देविका ने कहा और उसने सफेद कप को टेबल पर आराम से रख दिया। अगर लोग अपनी मौत को ढूंढते हुए उसके पास आएंगे तो उसके पास उनको मना करने की कोई वजह नहीं है। अब जब देविका को चारुमती गुरुकुल में आए 3 दिन हो गए थे, गुरुकुल में उसके बारे में अफवाहें बंद नहीं हुई थी। कुछ शिष्य तो कुटिया के दरवाजे तक आ गए थे और अंदर पत्थर फेंक रहे थे। वो पत्थर उस रूम की तरफ फेंक रहे थे जिसमें देविका रहती थी। कई बार जब सौरभ कुटिया में आया तो उसने उन शिष्यों को पकड़ लिया और उसने उनको अच्छे से सबक दिया और फिर उसने उन्हें वहां से भगा दिया था। यहाँ तक कि कुछ गुरु भी उनके साथ क्रिटिसिज्म करने लगे थे। वो सारे गुरु जानवर की आत्मिक शक्ति की फैकल्टी से थे और इसकी उपज उस गुरु से हुई थी जिसने कार्तिक को क्लास में सिर्फ एक बार ही देखा था, सोमेश। ये कहा गया था कि एक शिष्य उस समय के दौरान सोमेश के पास गया था और उसने कार्तिक के कैरेक्टर को लेकर उसका ओपिनियन पूछा था। सोमेश ने जवाब में कार्तिक की काफी आलोचना की और उसने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया और उसने ये भी कहा कि ऐसे शिष्य को पढ़ाना उसके लिए बहुत बड़े अपमान जैसा है। सोमेश का जवाब सुनकर वो शिष्य जो ऑलरेडी कार्तिक से नाखुश थे, उनको दृढ़ता से विश्वास हो गया था कि वो र्यूमर्स जो उसके बारे में फैल रहे थे वो सच थे और उनका गुस्सा और नफरत और भी ज्यादा बढ़ गया था। और इस बार जब सौरभ कुटिया पर आया और उसने शिष्यों के और ग्रुप को दरवाजे का रास्ता रोकते हुए देखा और वो कार्तिक पर आरोप लगाकर उसको कोस रहे थे जो कि उसके कानों को चुभ रहे थे। कार्तिक, ये मत सोचो कि यहाँ पर छुप कर तुम सजा से बच जाओगे। तुमने एक साथी शिष्य का खून किया है। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की वजह से तुम एक दिन जरूर मरोगे। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे यूजलेस कबाड़े को चारुमती गुरुकुल से निकाल देना चाहिए। तुम्हारा चारुमती गुरुकुल में होना ये चारुमती गुरुकुल का अपमान है। बेशरम लड़के, तुम मर क्यों नहीं जाते? सौरभ कुटिया के पास आ गया था और उसको उनके शब्द साफ साफ सुनाई दे रहे थे और उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया था। तुम सब अपना मुंह बंद करो। तुम्हें यहाँ पर आकर अशांति पैदा करने का हक किसने दिया? क्या तुम में से किसी को गुरुकुल के रूल्स नहीं पता? जो कोई भी कुटिया में हंगामा करेगा उसको एकदम से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या तुम गुरुकुल में नहीं रहना चाहते हो? सौरभ के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी डार्क थे और वो गुस्से से उन शिष्यों के ग्रुप पर चिल्ला रहा था। सौरभ के चिल्लाने के बाद वो शिष्य कांप गए थे। वो वहां से चले जाना चाहते थे मगर पता नहीं क्यों वो अचानक से रुक गए। उनके पैरों ने कदम आगे बढ़ाया और वो सौरभ के आगे उसको चुनौती देने के लिए खड़े हो गए। सौरभ, हम सब आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप हमेशा निष्पक्ष होते हो। तो फिर आप अब भी कार्तिक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? मैं श्योर हूं कि आपको इस इंसिडेंट का तब से पता था जब से वो शाश्वत की जगह चुराने की कोशिश कर रहा था, मगर आप बार बार उसकी रक्षा करते हो। इस बार उसने कोई संयम नहीं दिखाया और उसने हमारे साथी शिष्य शाश्वत को जान से मार दिया। आप उसको अब प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? क्या आप वही सौरभ हो जो हमेशा निष्पक्ष होते थे? वो नीच, क्रूर, एहसान फरामोश और घिनौना है और बार बार आपके शय मिलने पर बद से बदतर हो गया है। सौरभ, आप कब तक ऐसा करते रहोगे? अगर आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हो तो फिर अगर हम आप पर विश्वास खोने लगे तो हमें जिम्मेदार मत ठहराना। एक यूथ ने कहा। अगर ये पहले होता तो कोई भी सौरभ के अपराइट और राइचस कैरेक्टर पर विश्वास नहीं करता, मगर अब ये सब अफवाहें फैलने के बाद बाकी शिष्यों के दिलों में सौरभ की पोजीशन कम हो गई थी और अब उसके शब्दों में पहले के जैसा वजन नहीं था। ये पहली बार था जब किसी ने सौरभ के चेहरे पर ही उसकी निंदा की थी। सौरभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो गुस्से से भर गया था, जिससे पता चलता था कि वो काफी चिढ़ गया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक।